गवर्नमेंट साइड से केवल बैन करने के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक पूरा सिस्टम उनको एक साथ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज हम यदि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग बंद करें, दूसरी तरफ उन्हीं को हम सब्सिडाइज करके फार्मर्स को पुश कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो दोनों तरफ का जो पैरेलल सिस्टम है वो एक साथ नहीं चल पाएगा। दूसरा, जो इनकी जो कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आज हमारा जो गेहूं है, यदि वो 2000 रुपये या 1900 रुपये बिक रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल रेट जो है उस वजह से बिक रहा है। मेरा जो अनुभव है, मैंने बताया कि आपको कि कम से कम 20-21 साल मैंने केमिकल बीएसएफ में निकाला है और मैंने खुद ने काम किया हुआ है। और मैं तब से मार्केट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह काम किया, तब से देख रहा हूँ और आज भी देख रहा हूँ। अभी मेरी 63 साल की उम्र है और पेस्टिसाइड की उम्र शायद मेरे ख्याल से 50-52 साल की है। मतलब मैंने ऑर्गेनिक का इरा देखा हुआ है। जो अभी 25-30 साल वाले हैं उन्हें ऑर्गेनिक का इरा देखा ही नहीं उन्होंने। तो मैं इस भाग्यवान हूं कि मैं दोनों पोजीशन का आपको मेरा खुद का भी अनुभव बता सकता हूं। उसके बाद में 14 साल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में भी काम कर रहा हूं। तो मेरे देखिए, अभी हम लोग सामान्य लोग हैं घर में, हमें लगता है हम तो खेती करते नहीं है, लेकिन कहीं से भी अगर पंजाब में भी गेहूं बनता है या बासमती चावल बनता है या अंगूर बनता है, कहीं देश के किसी भी विभाग से, वो ट्रांसपोर्ट से आखिर में ट्रांसपोर्ट मंडी के जरिए आपके किचन तक ही आता है। मतलब अल्टीमेटली वो हमारे पेट में ही जाता है। इसलिए हमें पूरे उस लेवल से लेकर, अगर हम अंतिम कंज्यूमर है तो उसका परिणाम अपने को क्या हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि पेस्टिसाइड में क्या, पेस्टिसाइड है, उसके बाद बीमारियां हैं, मतलब बीमारी भी आती है कई बार, और उसके बाद में हमें घास पात मारने वाली भी दवाइयां। तो ये तीनों तरह की दवाइयां जमीन में ही जाती है। मतलब कीड़े मारने वाली भी जाएगी, बीमारी मारने वाली भी जाएगी, और घास फूस मारने वाली भी दवाइयां भी जाएगी। अगर आप इंदौर की बात लें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कि आपके यहाँ पे करोड़ों एकड़ में सोयाबीन लगता है। सोयाबीन में घास नहीं उगे, इसके लिए 400-500 करोड़ रुपए की घास पात दवाइयां। मतलब मैं तो 1980 में काम करता था, तब हम उनको बड़ा मुश्किल से समझा समझा के देते थे, लेकिन आज कम से कम 400 करोड़ की दवाइयां, वो मतलब इतने पंगु हो चुके हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें चाय की आदत लगा दी, आज हम चाय के बिना रह नहीं पाते, वैसा ही उन लोगों ने इस तरह से हमें वीडीसाइड की आदत लगा दी है। तो वीडीसाइड भी डालेंगे जमीन में, गेहूं में भी डालेंगे, सोयाबीन में भी डालेंगे, मतलब साल में 2-2 3-3 बार डालेंगे। और वो जमीन में से वो डिग्रेड तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन में बारिश आती है, पानी से पानी बह जाता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और वो उसी में चलता रहता है। फिर से अक्टूबर में गेहूं बोएंगे, उसके बाद फिर डालेंगे, चने में भी डाल देंगे, कपास में भी डाल देंगे। मतलब खरपतवार नाशक दवाइयां कम से कम 1980 से जो चल रही है, तो आज कम से कम आप देख लीजिए 40 साल तो आपने वो जमीन के अंदर डाल दी दवाइयां। इसके अलावा कीड़े आ गए तो दवाइयां आ गई, बीमारी आ गई तो दवाई आ गई। इससे हमें 7 से 25% सिर्फ नुकसान होता है अगर ये नहीं भी हम यूज करें। मतलब हमारे 75% तो फसल हमारे हाथ में भी आ जाती है। तो खाने दो कीड़े को, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा अवेयरनेस है कि एक भी जरा कीड़ा दिखा तो कुछ कंपनी वाले हैं, कुछ डीलर है, कुछ बहुत सारी चीजें हल्ला गुल्ला हो जाता है कि जल्दी स्प्रे करो। तो स्प्रे करने के बाद में क्या होता है कि गेहूं ज्वार सब में इसके अंदर इसके इफेक्ट आ जाते हैं अंतिम इसमें। अभी हमारे देशों में और अन्य देशों में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे सोशियो इकोनॉमिक के हिसाब से लेते हैं। मतलब दूसरे देशों में, कनाडा है, यूएस है, वहां पे देखा जाता है कि कोई भी जहर बनाना, जहर बेचना, जहर वापरना और पब्लिक के पेट में जहर जाना, इसको इमोरल प्रॉफिट बोलते हैं। और इस तरह से पैसा कमाया हुआ, हम लोग जैसे हराम का पैसा बोलते हैं, वैसा हम जहर बेच के किसी को मार के पैसा कमा रहे हैं। मतलब अंदर से ही अपने को हमारी आत्मा कचोटती है कि हम ये गंदा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर को हमेशा फूड डिफिशियंसी टू फूड सफिशियंसी के हिसाब से देखा जाता है। मतलब हमारी पब्लिक बढ़ रही है तो हमें ज्यादा हाइब्रिड चाहिए। अब हाइब्रिड ज्यादा चाहिए तो हरित क्रांति करने के लिए फिर हमारे यहाँ पे देश में हमारे कुछ जो लीडर्स रहते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं वो, और वहां देखते हैं कि पिगरीज के लिए बहुत सारा सोयाबीन हो रहा है। पिगरीज मतलब जो सुअर का मांस खाते हैं वहां के लोग, वो सुअर को ज्यादा से ज्यादा 68-70% प्रोटीन वाला जो है वो उनके इंटेस्टाइन में पच जाता है।
वो बोलते हैं कि हमारे भारत में कुपोषित लोग बहुत है, बच्चे, उनको प्रोटीन की कमी है। तो वो सारी जो इंडस्ट्री है, जो सुअरों को खिलाने के लिए काम आती थी, वो हमारे देश में आ जाती है। और हमारे देश का किसान जो रहता है, वो पहले जो तुअर उगाता था, मूंग उगाता था, दूसरी फसलें उगाता था खरीद में, अब वो सिर्फ सोयाबीन के अलावा कुछ उगाता नहीं है। अब सोयाबीन क्यों खरीद रहे हैं हम? सोयाबीन का तेल बना रहे हैं, सोया मिल्क बना रहे हैं, रुचि सोया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई उसके बाद में। तो ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से धीरे धीरे किसान उसी के पीछे लग जाता है, एक ही क्रॉप के पीछे। और इस तरह से सालों साल जब एक होती है तो फूड सफिशिएंसी, डिफिशियंसी, और उसमें सारे लोगों का धंधा होने लगता है। तो ये सारी पॉलिटिक्स जो रहती है, वो इंडस्ट्री मिला के हमारे ऊपर राज करती है। हम तो सिर्फ उसपे कंज्यूमर के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हरित क्रांति के चक्कर में 1979 के बाद में, हरित क्रांति आने के बाद में इतनी बीमारियां बढ़ गई, इतने पेस्टिसाइड बढ़ गए, जो छोटी तादाद में कीड़े आते थे वो बड़ी तादाद में बन गए। जो घास हमारी, क्योंकि मैं खुद भी 1980 में काम करता था, आज मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं तो हमारा किसान बोलता है, साहब इतने तरह तरह की घास आ गई है, नई तरह की घास आ गई है। अब नई तरह की घास कैसे आती है? जब आप किसी एक घास को मार देते हो और दूसरी घास उसको, उस विडीसाइड को पचा के जब फिर से ऊपर आती है तो उसमें फिर से फूल आ जाते हैं। तो मधुमक्खियां इधर का उधर परागण ले जाती है। तो वो एक एक जिसने पचाया हुआ घास रहता है और एक जो नया घास रहता है, वो दोनों का क्रॉसिंग हो जाता है, उसमें सुपर वीड तैयार हो जाता है। फिर वो किसी भी दवाई से जलता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं नई नई हम लोगों ने निर्माण की है, क्योंकि हम एक चीज मारने जाते हैं तो दूसरी चीज फिर से हमारे गले में पड़ जाती है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो गया कि हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू हमारे अंदर आने लगा। हम सिर्फ 5 से 25% जो नुकसान बचाने के लिए गए, और हम लोगों ने हरित क्रांति के नाम पे ज्यादा फूड बनाने के चक्कर में बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटी लाई, ज्यादा फर्टिलाइजर वापरना चालू कर दिया, हाई यील्डिंग वेराइटी लेके आए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड वापरने लगे, विडीसाइड वापरने लगे। मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ गई, क्योंकि अमेरिका ने सोयाबीन दिया, उसके बाद दाउ कंपनी ने विडीसाइड भी दिया आपको। मतलब उन्होंने एक बीमारी दी, उसको दूसरी बीमारी खत्म करने के लिए उनकी दवाइयां भी बिकने लगी। तो ये सारी चीजें जो हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू हमारी फूड चेन में आने लगी। फूड चेन में कम, मेरा मतलब क्या है, कोई चीज सड़ गल जाती है और नष्ट हो जाती है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन पेस्टिसाइड हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये आपके अगर मांसपेशी के अंदर चला जाता है तो ये वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब वो डिग्रेड नहीं होता है। अगर अगर घास खाई गाय ने और घास के ऊपर अगर कीटकनाशक है, तो गाय के दूध में उसके परिणाम आ जाएंगे। वो दूध अगर किसी बच्चे ने पिया या प्रेग्नेंट वुमन ने पिया तो उसके खून में आ जाएंगे, वो अगले बच्चे में चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब फूड चेन में वो खत्म नहीं होते, एक के बाद दूसरे में चलते जाते हैं। और ये बहुत पार्ट पर मिलियन में रहते हैं। पार्ट पर मिलियन आपको समझने के लिए सिंपल बताऊं, 1 लाख में एक भाग। अगर 1 लाख भाग है तो एक पार्ट भी आपके पेट में सुबह सुबह चला गया, चाय के रूप में चला गया, दूध के रूप में चला गया, खाने के रूप में चला गया, शाम के चाय के रूप में चला गया। तो एक एक पार्ट, मिलियन का एक एक पार्ट भी आपका पीपीएम जो है आपकी बॉडी में जब जाता है, तो वो धीरे धीरे सालों सालों में फिक्स होता जाता है। और इस तरह से हमको हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन्फेक्शन होते हैं। ये ये इस तरह से फूड चेन में आने के बाद में हमें कैसे मालूम पड़ता है? डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, डॉक्टर तो ये पता नहीं लगा पाता है किस वजह से हुआ है। लेकिन पेस्टिसाइड पॉइजनिंग क्या होता है, एक तो 2 तरह की पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होती है, या तो कोई पी जाए वगैरह या उसके शरीर में चला जाए तो वो उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा उसके ऑर्गन माल फॉर्मेशन होते हैं। अब सुषमा डॉक्टर ज्यादा पहचान समझ में आती, क्योंकि ये मेडिकल वर्ड है। ऑर्गन माल फंक्शनिंग काम करते हैं। दूसरा इम्यून सप्रेशन होता है। आज हम कोरोना में इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज पेस्टिसाइड खाते जाएंगे तो हमारी सहन शक्ति कम होती जाने वाली है, और ये सिद्ध हो चुका है। मेरी आवाज सुनाई आ रही सर? हेलो? आ रही है, हाँ, हाँ बहुत अच्छी आ रही हाँ, है, बोलिए। इम्यून सिस्टम भी हमारा सप्रेशन हो जाता है। मतलब हम पेस्टिसाइड से हमारे शरीर को डे बाय डे कमजोर बनाते जा रहे हैं। अभी मैं खुद इस बिजनेस में काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ। इम्यून सिस्टम के ऊपर यह तय होता है कि कितनी मात्रा पेस्टिसाइड के शरीर में जा सकती है। अब जैसे हमारे पंजाब में जैसे बासमती चावल होता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 0.1 ppm, मतलब इतना, एक छोटा सा भी 1 किलो के वजन के जानवर के अंदर काफी है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आदमी का वजन नॉर्मली 50 से 70 किलो होता है,
तो 70 किलो के वजन वाले उसको 70 पीपीएम अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वो रोज एक एक पीपीएम भी लेता है तो 70 दिनों में वो 70 पीपीएम आ जाता है। इस तरह से उसके उसके अंदर वो चलता जाता है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बीमारियों से भी आदमी का इम्यून सिस्टम खत्म होता जा रहा है। अब मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो अंकल थे, मेरे फादर थे, वो 94 ईयर्स तक थे। मेरे ग्रैंडफादर को 7 बच्चे थे, जो उसमें से तीन तीन और भी थे। मतलब आज की हालत में हम देखें कि उनकी पोटेंसी कितनी थी, उनकी सहन शक्ति कितनी थी। आज हमारी हम रोज रोज पेस्टिसाइड खाएंगे, ऊपर से इस तरह की बीमारियां भी आ रही है। तो अब डे बाय डे हर साल हमारे यहाँ पे जो बाहर जो देशों के से हमें आते हैं वहां से कि हमें इस तरह का माल नहीं चलेगा। तो पिछली बार उन्होंने समझो हमसे ले लिया कि 5 पीपीएम तक माल ले लेंगे। इस बार बोलते नहीं, हम 2 पीपीएम। अरे क्यों भाई, पिछली बार तो आपने 5 पीपीएम का माल ले लिया था, 2 पीपीएम का क्यों हो गया? नहीं, अब आदमी की सहन शक्ति कम होती जा रही है। मतलब जो पिछली बार 5 पीपीएम वो पचा पाता था जहर, उसी आदमी की इम्यून सिस्टम इतनी कम हो गई है कि वो अब सिर्फ 2 पीपीएम भी पचा नहीं पा रहा है। तो हमारी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि रोज पेस्टिसाइड जा रहा है। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी भी आ जाती है, जो मैंने उनको, सुषमा जी ज्यादा बताएंगी। मतलब हमारी जो मज्जा तंतु है, ब्रेन में जो नसें बनी हुई है, उसके ऊपर इसका प्रदीर्घ असर होता है। पेस्टिसाइड से सिर चकराना, सिर भारी हो जाना, सिर दुखना, आंखों में ब्लरनेस भी आ जाती है। उसके बाद में जो कैटरेक्ट वगैरह के भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे सीरियस चीज है इम्पेयरमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। मतलब हमारे जो प्रजनन अंग है उसमें बिगाड़ आ जाना, उसमें कमजोरी आ जाना। ऐसे बहुत सारे बाविस्टिन जैसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर इस तरह की इम्पोर्टेंसी भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सालों, आज कब से हम वापर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा सर, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर सुषमा ने बताया था कि पॉल मुलर ने 1972 में पेस्टिसाइड आया था। मतलब आज हम 1972 से लगाकर देखें तो आज हम 40, मतलब 30 और 20, 50 साल हमें जहर वापरते हुए हो चुके हैं। अगले 50 साल भी हमें वापरना है क्या, ये हमें सोचने का वक्त आ चुका है। खाद भी जो बने 1961 में बने, तो 1961 में मतलब आज भी 40 और 20, 60 साल से हम केमिकल खाद वापर रहे हैं जमीन में, और 48 साल से हम तकरीबन पेस्टिसाइड वापर रहे हैं। और अगले 50 सालों में इसमें एक पीढ़ी हो जाती है। अब मैं आपको खुद को बताता हूँ कि मैं जब नया नया काम करता था पेस्टिसाइड में, तो मैं किसानों के पास जाता था मध्य प्रदेश के, भैया ये घास मारने वाली दवाई है, आप इसको वापरो, गवर्नमेंट ने फ्री में दी, आपको सब्सिडी में दी है। तो वो बोलते थे भाई हमारे यहाँ तो 25 रुपए में घास नींद लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन उनको सब्सिडी में दे दे के आज उनको आदत लग गई है, और आज की तारीख में 400-500 करोड़ का उनका बिजनेस हो रहा है। उसमें जर्मनी की कंपनियां हैं, दाऊ कंपनियां हैं, उसके बाद में अमेरिकन कंपनियां भी है बहुत सारी, मानसेंटो जैसी कंपनियां हैं। और इसके ऊपर मैंने इसलिए जो नष्ट उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरा विषय है कि हमारी रोज की जिंदगी में पेस्टिसाइड कहाँ से आता है। आप हैरान हो जाएंगे कि आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब कोई बोलता है ना कि आप कितना भी उससे अलग होके चले, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। वो कैसे है? सबसे पहले आपको पेस्टिसाइड आता है, आप कहीं भी आपको खेती में यूज हो रहा है, आपके घरों में यूज हो रहा है, हाउस होल्ड पेस्ट कंट्रोल के रूप में यूज हो रहा है, कोई कॉकरोच वाला यूज हो रहा है, कोई मच्छर वाला हो रहा है। उसके बाद में आपके यहाँ पे बीडीसाइड यूज हो रहा है। आपके आसपास जो भी खेती होती है उसके अंदर घास पात मारने वाली कम से कम 4 से 5 बार साल में यूज होती है। उसके बाद में रोडेंटिसाइड, अगर चूहों को मारना है तो आप चूहे मारने की दवाइयां भी जमीन में डालते हैं। और उसके बाद में मॉस्किटो, कॉकरोच, आपको ताज्जुब होगा, रेलवे की पटरी के ऊपर भी अगर घास उग जाती है तो वहां पे भी वो केमिकल से वो घास जलाई जाती है। मतलब अगर आपका घर किसी रेलवे स्टेशन के आसपास है तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद लॉन केयर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बेंगलोर मेट्रो सिटीज जो रहती है, इंदौर भी बड़ी सिटी है, वहां पे भी लॉन केयर, तो बड़े बड़े लॉन मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर काफी पेस्टिसाइड यूज होती है, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड। तो ये सारा पेस्टिसाइड जब आपके आसपास यूज होता है तो आपके आसपास जो भी फ्लोरा फना है, अगर कोई चिड़िया है, वहां पे कोई जानवर है, या अलग अलग तरह के कोई वनस्पति है, उसके ऊपर भी असर होता है। आपके हेल्थ के ऊपर तो असर होता ही है हवा में, लेकिन उसके ऊपर भी असर होता है। मतलब आप कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप चाय क्या दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर अगर अगर उसने फोडर खाया हुआ है भैंस ने या गाय ने, तो उस फोडर में
जो थोड़े बहुत पीपीएम में दूध में आकर आ जाएगा, तो वो दूध का पीपीएम वो जो आपके चाय के रूप में आपके पेट में जाएगा। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे गेहूं के रूप में, नाश्ता जब करेंगे आप कोई पल्सेस खाएंगे, उसमें भी आपका थोड़ा सा पीपीएम चला जाएगा। उसके बाद आप कुछ फ्रूट खाएंगे, फ्रूट बढ़िया ताजे ताजे फ्रूट आप लेके आए हैं, लेकिन कुछ फ्रूट अच्छे रहते हैं, कुछ फ्रूट जिसपे पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होता है वो भी आपको गलत चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको आप दिन भर से शाम तक देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पीपीएम आपके शरीर में जाता ही रहता है। अच्छा, हमें जब कोई कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, या कुछ हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, बीपी हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ठीक है भाई बहुत जगह हो रहा है, आपका भी इलाज हो जाएगा, लेकिन हम कहीं भी कॉज नहीं करते हैं। अभी आप देखेंगे, ये सारी मैंने उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि अन्य देशों में और हमारे देशों में क्या फर्क है। यूएसए के अंदर सोशियो इकोनॉमी के हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। वहां पे मानसेंटो कंपनी के अगेंस्ट 5 लाख लोगों ने ग्रुप बनाया है और वो वहां पे मोर्चे निकालते हैं। और हमने बताया कि हम 40 से 45 साल से पेस्टिसाइड वापर रहे हैं, वहां पे ये आंदोलन 40 साल पहले से चालू हो चुका है। कितना फर्क है देखो, हम 40-50 साल से पेस्टिसाइड खाए जा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने 40 साल पहले से ये आंदोलन शुरू कर दिया है। क्या तो हमें इस तरह से मिलने वाला पैसा हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। इवन मानसेंटो उनके खुद की कंपनी है, ग्लाइफोसेट नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। ग्लाइफोसेट नाम की एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मिलियन क्या अरबों अरबों खरबों रुपए में वो पैसा कमाते हैं। वो घास मारने वाली दवा है और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उनका मार्केट है। तो ऐसा है कि वहां पे भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, उनकी भी लॉबी है, लेकिन पब्लिक वहां पे 5-10 लाख उन लोगों के अगेंस्ट खड़ी हो गई है और वो लोग काफी उसके ऊपर अवेयरनेस आ गई है। दूसरा, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर पेस्टिसाइड वहां पे कोई बेचता भी नहीं है और यूज भी नहीं करता है। अभी आप दूसरी बात करेंगे, 4 डिकेड पहले से अगर उनके अंदर ये आंदोलन आ चुका है, और आज दूसरा स्वीडन हुआ, वहां पे उन्होंने पेस्टिसाइड की पॉलिसी इन्वायरमेंट से जोड़ दी है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारे यहाँ 1988 से उन्होंने कसम ले ली कि अगले 5 साल में हम 50% पेस्टिसाइड कम कर देंगे। मतलब वो कैसे है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से जोड़ते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है, ओजोन लेयर बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, उसके हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो वो तुरंत उससे जोड़ के उसको अपने देश को बचाने के लिए पहले से सोचते हैं। कनाडा हुआ, ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। आज उन्होंने 5.5 बिलियन का, मेरे पास में कुछ आंकड़े आए हैं, उसमें से 50% वो एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पे उन्होंने बताया कि जब तक आप डाटा जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आपको पेस्टिसाइड बनने का लाइसेंस ही नहीं देंगे हम, आपको सारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के, उसका फिश के ऊपर क्या असर होता है, पानी के ऊपर क्या असर होता है, वातावरण के ऊपर आपको डेटा जनरेट करने पड़ेंगे 50 और सैकड़ों। उसके बाद हम सोचेंगे कि इस पेस्टिसाइड का कारखाना खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी खोल देता है। एक अनपढ़ आदमी भी, जिसको पेस्टिसाइड खेती से कोई लेना देना नहीं, उसको मालूम है कितने में बेचना और कितने में कमाना है, वो उस हिसाब से सोचता है। वो जैसे साबुन बेचता है, परचून बेचता है, किराना बेचता है, वैसा वो जहर बेचता है। तो ये सारी हमारे, दूसरा ये फेडरल पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन उनका जो है, ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुकी है और 30-40 साल हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट ने तो 35 से 50% पेस्टिसाइड का प्रयोग कम कर दिया है। और ये कब किया है मालूम है? 1997 के पहले। अब हम लोग 25 साल पहले उन्होंने ये कम कर दिया, हम अभी भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं आज कि हम अब कहाँ जाएंगे हम। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट भी इसके प्रति वो है, भैया आने दो, बाहर से आने दो। हाँ, अब यूनियन कार्बाइड का आपने देख लिया, पिछली बार हमने यूनियन कार्बाइड का हम गए थे, वहां पे अभी भी एक कुआं उनका जहर का अभी उसको ढाक के रखा है, उन्होंने पक्का बांध के रखा है, तार वार से ताला लगा के रखा है। वो कभी मतलब उसको छेड़ना नहीं है, वो सोया हुआ राक्षस है। उसके अंदर भी बहुत सारी गैस पड़ी हुई अभी, लेकिन उन्होंने दबा के रख दी है। जितनी निकल गई उतनी निकल गई, लेकिन एक उसका गेट अभी भी उसको बांध करके रखा है उन्होंने। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी मैं दूसरा चीज बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी उपाय है, या हम बोल सकते हैं कि हम कैसे इससे बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि उपाय ऐसा है कि सबसे पहले तो हम बाजार दो तरह के, या तो आपके घरों में किचन गार्डन होगा, या आपकी टेरेस के ऊपर गार्डन होगा, या आपकी कोई छोटा मोटा फार्म हाउस होगा, वहां पे आप उगा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बाहर से लाते हो। तो मेरा क्या कहना है कि बारिश की थोड़ा सा आप, मतलब मैं बाद में आपको और डिटेलिंग दे दूंगा। बारिश के दिनों में पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उस समय बारिश की वजह से क्या होता है, कीड़ा भी आ नहीं पाता है
और बीमारी भी आ नहीं पाती है। तो बारिश में तो आप घबराइए मत ज्यादा, लेकिन अक्टूबर से जून तक जो है सबसे रिस्की रहता है जो आप सब्जियां खाते हैं। अब सब्जियों में भी आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं जिसमें पत्तियां रहती है, आपको मालूम है, उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद बेल वर्ग वाली, जैसे आपका जिसके अंदर गोड्स रहती है, ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, इसके ऊपर भी स्प्रे ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ये इसके ऊपर कोई कीड़े आते ही नहीं है। इवन मेथी पालक के ऊपर भी स्प्रे नहीं होता है। दूसरा, आपको जिसमें ज्यादा आते हैं वो आप रिस्की देख लीजिए। भिंडी में सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं, टमाटर में सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं, बैंगन में सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं, बीन्स के ऊपर सबसे ज्यादा कीड़े आते हैं, मिर्ची, शिमला, आलू, गोभी, इसमें कम से कम 8-8, 10-10, 25-25 स्प्रे भी हो जाते हैं कभी कभी। अब ये सारे आपके घर में आने के बाद में आपको 2 बार तो भी उबाल लेना है। आप तड़का लगा के उसको जो पकाते हो, तो आप हम मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, गोभी ला के उसको 2 बार बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में उसको 2 बार वो पानी फेंक देता हूँ, पानी फेंक देता हूँ, मतलब मेरी गोभी ऑलरेडी पक चुकी रहती है, उसका पानी में फेंक देता हूँ। और वो फिर पकी हुई गोभी जो है मैं तड़के में डालूंगा, मतलब मैंने सबसे पहले उसका जहर निकाल दिया। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में खुद का फार्मिंग है, खुद की किचन गार्डन है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद उगा सकते हैं। खुद उगाने के लिए आपको सबसे बढ़िया क्या है, मेरे पास में उसकी पूरी लिस्ट में, अगर मैं धर्मेंद्र जी को भी करूंगा, आप उनसे कलेक्ट कर लेंगे। तुलसी, अब तुलसी, करंज और नीम। अब करंज बोलते हैं जिसको, वो जंगली भिंडी रहती है जिसके सफेद फूल आते हैं, करंजी जैसा उसका फल आता है, कभी आप देखिए, बहुत बहुत तादाद में मिलता है आपको रोड साइड में। हम उसको पेनगोमिया बोलते हैं। वो पेनगोमिया हुआ, तुलसी हुआ और नीम हुआ, इसका आराम से आपके घर में कितना लगता है, छोटे सा प्लांट है आपके घर में, छोटा सा गार्डन है, आपने 2 लीटर पानी भी अगर उबाल लिया, उसको 1 लीटर में कर दिया, उनकी पत्तियां उबाल के और बढ़िया उसको छान के स्प्रे से आपने स्प्रे कर दिया, तो आपको माली को बोलना है भैया कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना है, मेरे मेरे घर में जो सब्जी उगा रहा हूं मैं, या मेरे फार्मिंग में जो उगा रहा हूं मैं, यही मारूंगा, कुछ भी हो जाए। दूसरा, गेंदा। गेंदे का झाड़ सभी के पास रहता है। गेंदे का झाड़ आपने उखाड़ लिया तो उसकी जड़ें जो रहती है उसके अंदर इतना ज्यादा कीटनाशक मारने का गुण होता है। निमेटोड, इवन कृमि भी मार सकता है वो, मतलब निमेटोड भी मार सकता है। तो जड़ों की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया है, उसका भी आप उबाल के उसका अर्क निकाल सकते हैं। दूसरा, महुआ। बाजार में आप जाएंगे, महुआ के बीज मिल जाएंगे आपने, जिससे वो महुआ बनता है जो आदिवासी लोगों के एरिया में रहता है। ये महुआ है, ये जड़ों की बीमारी बहुत बढ़िया काम करता है। आप उसकी 8-10 सीड ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको उबाल के आप घर में कीटनाशक बना ले। प्याज के पत्ते, प्याज का एक पूरा कंद आप उसको सुखा के उसको पाउडर बना लीजिए, उसको स्प्रे कर दीजिए, तो पत्तों के ऊपर जितनी बीमारियां आती है, कई बार भुरभुरी बीमारी आ जाती है, वो उसमें कोई ब्लाइट आ जाता है, दाग पड़ जाते हैं पत्तों के ऊपर, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको सीताफल के बीज भी काम आते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मतलब लिस्ट अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी है। आपके पास हल्दी भी बहुत बढ़िया है, आपके पास में कोई अच्छे बीज है, उसमें हल्दी मिला के आपने रख दिए तो अगले साल तक वो सुरक्षित रहेंगे। सरसों मस्टर्ड आपके घर में रहते हैं, आप उसको पीस लीजिए, उसका भी आप अर्क निकाल के उसको स्प्रे करवा दीजिए। तो बेलपत्र, आपके पास बेलपत्र भी रहता है, बेल फ्रूट भी रहता है, उसको भी आप वो भी उस पर मेडिसिनल चीजें रहती है। इसके अलावा घर में सबसे बढ़िया छाछ। छाछ, अभी मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है। हम लोग, मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हमारी जमीन है, हमारे जमीन के अंदर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी है और ज्योग्राफी भी है। अभी आप कहीं पे जाते हैं तो आप कई बार देखते हैं कि ये जमीन में कुछ नहीं उग रहा है, इसके मतलब वो जमीन सजीव नहीं है, उसके अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु होना चाहिए, जो लाभदायक जीवाणु है, माइक्रोबियल, वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं, वो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब तक जीवाणु से युक्त जमीन नहीं होगी वहां पे जीवन नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा पे भी जाते हैं तो सबसे पहले उस मिट्टी में देखते हैं कोई झाड़ उग रहा है क्या, पानी दिख रहा है क्या, मतलब उससे जीव का पता लगाया जाता है। आप किसी पहाड़ियों में चले जाइए, एक भी पेड़ नहीं उगता, लेकिन एक कोने के अंदर एक छोटे से गड्ढे में छोटे से मॉस आ जाते हैं, वहां पे थोड़ी एल्गी जमा हो जाती है बारिश में, और वहां पे 2-1 पौधे उगाते हैं। मतलब जहां पे बैक्टीरिया जाता है वहीं वो अपना जीवन चालू हो जाता है। तो सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये हमारे रोज के काम में आता है। अभी आप देख लीजिए, आप रोज इससे पीएच कम हो जाता है। अभी देख लीजिए, दूध का पीएच 12 है, मतलब वो क्षार युक्त है। आपने जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें टाइट्रेशन करते थे कि क्षार को अम्ल से उदासीन करते हैं।
तो दूध क्या है, क्षारीय है, हम उसमें 2 चम्मच दही डाल देते हैं। अब दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो अपने शरीर में से लैक्टिक अम्ल निकालता है। अपने आप नहीं होता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपने शरीर में से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसे अपना पसीना आता है वैसे उसके शरीर में से भी लैक्टिक अम्ल निकलता है और वो पूरे क्षार को उदासीन कर देता है। तो जो 12 पीएच था क्षार युक्त, वो 4 पीएच हो जाता है। मतलब किसी पीएच को अच्छा करना, नॉर्मल करना, मतलब वो बैक्टीरिया का काम है। इसी तरह से हमारी जमीनों के ऊपर भी बहुत सारे पहाड़ों से बहता हुआ पानी आ जाता है, उसके अंदर मिनरल्स रहते हैं जो अघुलनशील रहते हैं, उसके अंदर रॉक फॉस्फेट रहता है, पोटैश रहता है, मॉलिब्डेनम रहता है, तरह तरह के 16 अन्न द्रव रहते हैं, अलग अलग माइक्रो जो एलिमेंट्स रहते हैं वो खनिज के रूप में जमीन के अंदर फिक्स होते जाते हैं। और वो पौधा खुद जाके तो लेता नहीं है, या वो खुद जाके पौधे के चिपकते नहीं है, तो इनको सॉल्युबल बनाने वाला कौन है, ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जब हम डालते हैं गोबर खाद के रूप में, पहले के लोग आप देखो 1972 के पहले खेती होती थी, सत्यनारायण की पूजा पढ़ लो, उसमें केले का रेफरेंस है, वो तो सालों साल पहले, सैकड़ों साल से हजारों साल पहले वाली रेफरेंस है। हमारे फलों का पुराणों के अंदर भी वो है, क्या वो उगाते नहीं थे क्या? तो क्योंकि वहां पे उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद डाला जाता था। गोबर खाद कैसे होता था, न तो उपले डालते थे न गीला गोबर डालते थे, वो उसको डिकम्पोज सड़ा गला के डालते हैं। अभी आपके अपने आसपास कोई जानवर भी मर जाता है जंगल में, तो नेचर ने ऐसा बना दिया है कि उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो उसको पूरा कंज्यूम कर जाते हैं और वो अपने आप साफ हो जाता है। तो अगर वो बैक्टीरिया नहीं होते तो आज हमारा सब डिटोरिएशन हो जाता है, मतलब दुर्गंध फैल जाती है चारों तरफ। तो ये सारे सड़ाने गलाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फोकस होने लगा है कि यार ये सब चीजें, उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे आने लगे जो कीड़े के ऊपर गिरते से वो कीड़ा मर जाता है, कुछ ऐसे हैं कि वो उसके ऊपर फंगस कोई बीमारी आ जाती तो उसके ऊपर डाल देते हो तो वो बीमारी को मार देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से हम 1 चम्मच दही से हजारों टन दही बना सकते हैं, वैसा ही आप अगर थोड़ा थोड़ा कल्चर जमीन में आज नहीं, साल में 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे, अगले 8-10 अगले 3-4 साल में आपकी जमीन की उर्वरकता भी बढ़ती जाएगी। उर्वरकता बढ़ी तो इसका मतलब आपकी जमीन फिर से अच्छी हो गई, मतलब उसमें आपको केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो छाछ हमारे सबसे घर में है। अभी आप देख लीजिए, चीज भी बनाते हैं। पहले के लोग चीज चीज क्या होता था, पहले कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में, इतना टनों से दूध रहता था। हाँ, हॉलैंड वगैरह जो जहाँ पे दूध चीज बनती है, तो ये कहाँ पे डालेंगे, तो उन्होंने सीधा कर दिया, वो एक काफ आता था, मतलब वो जानवर जो रहता है जिसका छोटा बच्चा हो जाता है, तो उसके जैसे हमारे नेसर में कि माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है तो उसके दूध के अंदर एंटीबायोटिक के गुण रहते हैं, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं। तो उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, जो ऐसा जानवर रहता था जिसका छोटा बच्चा हो जाता था, उसकी नाभि में से वो बैक्टीरियल कल्चर निकाल लेते थे और वो दूध के अंदर डाल देते थे, और वो दूध होने के बाद में वो जम जाता था और उसकी चीज बना के वो जो मोमबत्ती वाला मोम रहता है या जो पेड़ों के ऊपर मोम बनता है उसके ऊपर डुबा के वो जो दूध 2 दिन टिक नहीं सकता था, वो उनका सालों साल चीज के रूप में टिकने लगा। आज हॉलैंड में एक से एक चीज का बहुत बड़ा उद्योग है। इसी तरह हमारे यहाँ पे वाइन बनाई जाती है, घर में भी आप ईस्ट बनाते हो पिज्जा वगैरह बनाने के लिए, मतलब फर्मेंट हमारे जीवन में रोज बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। हम दही पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो ये दही छाछ हमारा पेड़ों के अंदर भी डाल सकते हैं हम, क्यों नहीं डाल सकते जब इसके अंदर इतने बैक्टीरिया। दूसरा एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया होता है, जब धीमी धीमी खुशबू, आपको जैसी बारिश आती है तो आपको खुशबू आती है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, वो एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया होते हैं। वो एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया क्या होते हैं, पानी के संपर्क में आने के बाद एकदम उछलते हैं और वो आपको नाक में एकदम अच्छी सुगंध देते हैं। तो ऐसी जमीन को अच्छा समझा जाता है। मालवा की जमीन तो वैसे भी उपजाऊ है। तो हम छाछ है, गोबर की स्लरी, हमारे घर में जो गोबर रहता है, आप उसको एक कुछ नहीं बाल्टी के अंदर डाल लो, अगर आपको गंदापन लगता है तो एक पोटली के अंदर डाल लो, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वो पोटली उसके अंदर डाल दो, वो गोबर का जितना भी अर्क है वो पानी में उतर जाएगा। उसमें थोड़ा छाछ डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो और उसको थोड़ा सा डंडे से हिलाते रहो। 8-10 दिन होने के बाद में आप, उससे बढ़िया स्लरी कोई नहीं है। आपको कोई माली को बोलना नहीं कि भाई बाजार से जाके खाद लेके आया या कुछ करके आ, और मैंने आपको कीटकनाशक भी बता दिए और ये खाद भी बता दी है। इस तरह का आप स्लरी बना के आपके किचन गार्डन में देंगे तो आप, या छोटा फार्मिंग में देंगे तो आपके घर में भी ऑर्गेनिक सब्जियां आराम से उगाई जा सकती है। अब गेहूं वगैरह के ऊपर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे ज्यादा सब्जी के रूप में आपके पेट में जोरत जहर जाता है।
तो ये सारी चीजें मेरे को बताने का उद्देश्य यही था कि इसके आगे भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मेरे कुछ अनुभव भी बताऊंगा। आज पंजाब के अंदर भी बासमती, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी चीजें की। आज उन्होंने 27 पेस्टिसाइड बैन कर दिए। पंजाब के अंदर 9 पेस्टिसाइड बैन हो गए। मतलब ये जो चलता आ रहा है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड को बुलाओ, पैसे खाओ, यहाँ के लोगों को मरने दो, वो वाली बात नहीं है। अभी बासमती राइस जो KRPL है, क्योंकि बासमती राइस, लेकिन सबसे अच्छा उद्देश्य ये नहीं है कि ये विदेशों में जाने के लिए हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो लोग जहर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। 1911 में उन्होंने 3400 कंटेनर अंगूर के हमारे पास वापस भेज दिए थे नासिक में। वो बोले आपको इसको आपके सड़क के ऊपर डालो या आपके नदी में डालो, हमारे समुद्र को भी खराब नहीं करना है। अब उसमें पेस्टिसाइड नहीं निकला था, उसमें निकला था हार्मोन्स। अभी आप देखते हैं हार्मोन्स भी क्या होते हैं बड़ा करने के लिए। वो एक CCC करके क्लोरमेक्वाट क्लोराइड हार्मोन्स आता था, जिससे बढ़वार रुक जाती है और उसकी पेड़ की ताकत सारी फलों में चली जाती है। तो किसान उसको 3-3 4-4 बार यूज करने लगा, जिससे फल उनका बड़ा हो गया। और वहां पे जाने के बाद पता लगा कि वो हार्मोन ऐसा निकला कि वो अंगूर के अंदर आ गया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, आज बासमती राइस में भी 60 दिन तक बैन कर दिया है दवाइयां पंजाब के अंदर, जबकि पंजाब में सबसे ज्यादा होता था। पहले हमारे, मैं जब छोटा था, मेरे जब नया नया था इस पेस्टिसाइड में, तो हमारे यहाँ पे एरियल स्प्रे करते थे। बड़े बड़े एंडोसल्फान नाम का जहर रहता था, वो आज भी जमीन के अंदर वैसा ही है, पानी में भी वैसा ही है। वो हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाता था केरल के अंदर, पंजाब के अंदर। और आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर आज कितनी प्रॉब्लम है, त्रासदी है। यूनियन कार्बाइड की भी त्रासदी कितनी है, किसी के पैर खराब है, किसी के लंग्स खराब है, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर वही कैरेक्टर आ रहा है। तो ये सारी फूड चेन के अंदर ये चलने वाला आइटम है। आपको सावधानी इतनी रखनी है कि हम लोग जितना अपने बच्चों के अंदर या अपने अंदर जितना उसका प्रवेश कम कर सके, उतना हम पॉसिबल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर के आदमी को मैंने कोई डरा दिया इस तरीके से, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कीजिए। आपके पास फार्मिंग हो या कोई ग्रुप फार्मिंग हो, तो वहां से आप थोड़ा सा अपने को लगने वाला गेहूं खरीदे। जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी हो, जो जिसके पास कोई पैसा नहीं, उससे गेहूं खरीदे, क्योंकि उसके पास फर्टिलाइजर के पैसे ही नहीं रहते हैं। तो वो अपना साल भर का गेहूं खरीद लीजिए, आप दालें खरीद लीजिए, जो बिल्कुल लो कॉस्ट फार्मिंग जो रहती है। बड़े फार्मर से कभी मत लीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी उपाय योजना है जिससे आप आराम से कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे केमिकल जो निकले हैं, MRL मतलब मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, मतलब हम कितना सहन कर सकते हैं उससे ज्यादा हम सहन करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। हमें तो अपना ऑर्गेनिक वाला जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप खाद भी बनाइए, ये भी बनाइए और आप इसका उपयोग कीजिए। और भी कुछ आपको पूछताछ करना हो, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।